अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। नया दिन रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। रमज़ान का पहला जुम्मा तमाम देखने वालों को मुबारक। दीन इस्लाम में जुम्मातुल मुबारक को एक ख़ास अहमियत, अज़मत और फजीलत हासिल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन को ईद का दिन और तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। जुम्मातुल मुबारक गुनाहों से मुआफ़ी का दिन है, यानी इस दिन आप गुनाहों से मुआफ़ी हासिल कर सकते हैं। ये गुनाहगारों की बख्शिश का दिन है, नफासत व नज़ाफ़त का हासिल करने का दिन है, रोज़े महशर की याद दहानी का दिन है जुम्मा। बेशक। और आज का जो हमारा मौजू है वो है हुकूकुल इबाद। माशरे और तहज़ीबों में इंसानी हुकूक़ की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ़ क़वानीन राइज हैं, लेकिन दीन इस्लाम को इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में सब पर बरतरी हासिल है, क्योंकि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने ना सिर्फ हुकूकुल इबाद की अहमियत पर ज़ोर दिया, बल्कि उनकी अदाई न करने वाले को दुनिया और आखिरत में नुकसान और सज़ा का मुस्तहिक़ भी करार दिया। हुकूकुल इबाद में वालिदैन, औलाद, मियाँ बीवी, रिश्तेदार, यतीम, मसाकीन, मुसाफिर, हमसाए, सेठ, नौकर और कैदी वगैरह के इनफरादी हुकूक़ के साथ साथ दीगर इज्तमाई और माशरती हुकूक़ भी शामिल हैं। हुकूकुल इबाद पर हदीस शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसके ज़िम्मे अपने भाई की इज़्ज़त या किसी और शय के मामले में जुल्म हो, उसे लाजिम है कि दुनिया में उससे मुआफ़ी मांग ले, यानी दुनिया में ही मामला रफ़ा दफ़ा कर ले। और रोज़े महशर उसके पास क्योंकि ना दीनार होंगे और ना दरहम, और अगर उसके पास कुछ नेकियां होंगी तो बक़दरे उसके हक़ के इससे लेकर उसे दी जाएंगी। अगर उसके पास नेकियां ना हुई तो उस मज़लूम के गुनाह उस जालिम पर रख दिए जाएंगे। तो फिर हम अब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपको आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम मिलवाएंगे। मुफ्ती फैसल अजीज़ बंदगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम शुक्रिया करते करते मुझसे बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर एहसन रब्बानी, जो कि CEO चाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं एक और भी मेहमान है हमारे साथ, एक और ख़ूबसूरत आवाज़ की हामिल नात ख़्वाह हमारे साथ मौजूद हैं, सहरिश अयूब। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, रमज़ान मुबारक। तो हमारे जो मेहमान हैं वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और बाकायदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ खूबसूरत कलाम से यानी नात से हम करना चाहेंगे। तो सहरिश। मैंने इस करीने से नाते शहर रकम की है, मैंने इस करीने से नाते शहर रकम की है, शेर बाद में लिखा पहले आँख नम की है, शेर बाद में लिखा पहले आँख नम की है, ये मलाल रहता ये ख्याल रहता है, ये ख्याल रहता है, ये मलाल रहता है कि मिदहते नबी मैंने जितनी की है कम की है, मिदहते नबी मैंने जितनी की है कम की है, मेरे साथ रहती हैं बरकतें दुरूदों की, मेरे साथ रहती हैं
हरकतें दुरूदों की, फिर मेरी राह में आए। क्या मजाल गम की है, मेरी राह में आए। क्या मजाल गम की है। और उनको सोचते रहना भी तो एक इबादत है। उनको सोचते रहना भी तो एक इबादत है। और ये इबादत भी मैंने दम बदम की है। और ये इबादत भी मैंने दम बदम की है। शेर बाद में लिखा, पहले आँख नम की है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जुम्मातुल मुबारक। और इस दिन के हवाले से तो वैसे ही कहा जाता है कि जितना हो सके दरूद पाक आप पढ़ते रहें। आपकी शख्सियत में दरूद पाक जो निखार लाता है, आपकी मुश्किलात को एक गैबी तरीके से वो मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। यकीन करें, इस दरूद पाक को पढ़ के जो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, आपकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला उस मुश्किल ट्रैक से निकाल के इतनी खूबसूरती से आसानी की तरफ लेके आता ना फैसल, आप हैरान रह जाते हैं। चलिए, आज के मौजू जो कि हुकूक़ुल इबाद है, उसके बारे से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। हर एक के जो है वो हुकूक़ अल्लाह ताला ने एक दूसरे पे जो है वो फ़र्ज़ किए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हुकूक़ुल इबाद की अहमियत से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करें। हुकूक़ुल इबाद की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि कुरान हकीम की बिल्कुल पहली आयत इस जानिब मुतवज्जे करती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। यहाँ इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि अल्लाह ताला पालने में अपना पराया दोस्त दुश्मन नहीं देखता। वो अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रिज़्क़ देता है तो नमरूद को भूखा नहीं मारता। वो मूसा अलैहिस्सलाम को रिज़्क़ देता है तो वो फ़िरऔन को भूखा नहीं मारता। तो जो बिला तफरीक बिला तखसीस पालता हो, तो इसके बातिन में बंदों को ये फ़िक्र दी जा रही है कि तुम ये सोचो तुम किसके बंदे हो। उसके बंदे हो जो तमाम इंसानों के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए शफ़ीक़ है। तो तुम्हें भी मखलूक के अंदर ऐसा ही शफ़क़त का पैकर बनकर रहना है। हुकूक और फ़राइज़ ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मैं अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करता तो यकीनन किसी के हक़ में कोताही का इर्तिकाब कर रहा होता हूँ। तो हर इंसान अपने फ़राइज़ की अदाई में लग जाए तो हुकूक की अदाई अज़ खुद होती चली जाएगी। कुरान हकीम में हम देखते हैं कि नमाज का हुक्म आता है, फ़ौरन ही ज़कात का हुक्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। ईमान वालों, ज़कात नमाज कायम करो, ज़कात दो। दोनों मुख्तलिफ़ इबादतें हैं। नमाज एक जुदा नौइयत की इबादत है, ज़कात एक मुख्तलिफ़ नौइयत की इबादत है, लेकिन दोनों अहकामात एक दूसरे से मुत्तसिल बयान होना ये इस बात की अलामत है कि रब्बे ज़ुलजलाल ये चाहता है कि ऐसे मुसलमान हों जो एक जानिब नमाज के ज़रिए अपने खालिक से ताल्लुक़ कायम करें, दूसरी जानिब ज़कात के ज़रिए बंदों के हुकूक अदा करने वाले हों, बंदों से मुताल्लिक़ रहें, मखलूक से हुस्न सलूक करने वाले बनें। अल्लाह को ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो बंदों से गाफिल हो और सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह करता हो। जैसे कि माशरे के कई जो है वो सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने ख़ुद अभी तस्करा किया, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी जो है हमारे माशरे का बहुत अहम जुज़ हैं। और मैं चाहूँगा कि हम इसको कनेक्ट करें ऐसे कि जो हमारे बच्चे हैं और जो बीमार हो जाते हैं उनसे हम इनफरादी, इज्तमाई, हुकूमती सतह पे किस तरीके का बर्ताव रख रहे हैं और उसमें
कुछ दर्द दिल रखने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से उनके लिए इंतजामात कर रहे हैं। तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है, लाखों बच्चों की ज़िंदगियाँ जब अब तक महक बचा चुकी हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये कार्य खैर है। और जब हम कार्य खैर की बात करते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं कि जितने हाथों से जुड़ते जाएंगे उतने ही बच्चे, और बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, संभलते चले जाएंगे, खड़े होते हमें नजर आएंगे। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के 11 सरकारी टीचिंग अस्पतालों में पीडियाट्रिक इमरजेंसी रूम चला रही है और गुज़श्ता 11 सालों में 40 लाख बच्चों का इलाज कर चुके हैं। चाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के CEO डॉक्टर एहसन रबानी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। सर, बेहतरीन काम, इससे बढ़ के कोई नेकी हो ही नहीं सकती। मैं चाहूँगी कि ये सफ़र जो शुरू हुआ 11 साल, उस सफ़र के आगाज़, वो पहला दिन आप हमारे साथ शेयर करें, इसका ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जब 2010 में सैलाब आया था तो तकरीबन 20% पाकिस्तान पानी के नीचे था, और लेकिन पाकिस्तानियों ने सैलाब के जवाब में दिल खोल कर अपने उन भाइयों बहनों की मदद की जिनको तकलीफ़ थी। उसी दौरान, उसी जज्बे के तहत, उसी वक्त चाइल्ड लाइफ का क़याम अमल में आया। और उस वजह से, क्योंकि जब लोग बाहर निकले और उन्होंने देखा तो ये सरकारी अस्पताल में वो बच्चे आ रहे थे जो सैलाब ज़दा इलाकों से आ रहे थे। तो सिविल अस्पताल का जो डायरिया वार्ड था, जो सिविल अस्पताल कराची का, जिसके साथ डाउ मेडिकल कॉलेज है बहुत मशहूर, उसका जो इमरजेंसी वार्ड था, उसकी तस्वीरें कुछ इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाई गई कि यहाँ पे सैलाब से बच्चे आ रहे हैं, और ज़ाहिर है उसकी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जो जुमला कहा वो ये था कि यह सरकारी अस्पताल तो ज़रूर है और सरकार तो इस बारे में शायद ज़्यादा नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तानी इस बारे में अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये एक बतौर चैलेंज कुछ पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात ने, दर्द दिल रखने वाले लोगों ने कहा कि हम इसको जाके देखते हैं। और जब जाके देखा तो बुनियाद ये पड़ी कि एक बहुत आसान काम था, देखें, थोड़ा सा पेंट करा दें, कुछ इक्विपमेंट दे दें और अपने घर चले जाएं। लेकिन वो मौका था कि अल्लाह ने कहा कि हाथ पकड़ लो और मिल के हुकूमत के साथ इसको ठीक करो। तो ऐसे 2010 में इसकी बुनियाद पड़ी और माशाल्लाह अब तक इतने सारे बच्चों का इलाज हो चुका है। मैं मुफ्ती साहब, चलिए इस इन दोनों मौज़ूआत को ज़रा जोड़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो चाहे ये करने के कि जी हम आजकल के ज़माने में हम उसकी तीमारदारी करें, हम सोशल मीडिया पे जी गेट वेल सून लिख के अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हम बरी ज़िम्मा हो गए। ये तो एक छोटी सी बात है। अब इसको अगर बड़ा कर दिया जाए तो अब जैसे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, सोचा है इस चीज़ को। मैं आपको एक पर्सनल तजुर्बा बताऊं कि रियासत जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, अंदरून में ऐसे अस्पताल भी हैं जहाँ पे जो इंक्यूबेटर्स होते हैं वो तक ठीक हालत में नहीं चलते। दूर दराज से माएँ पैदल चल के वहाँ आती हैं और एक सेल में, एक इंक्यूबेटर में 3-3 बच्चों को लिटाया हुआ होता है। तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी आती है उन लोगों पे जिनसे रोज़े महशर सवाल किया जाएगा कि हमने तुम्हें कौम का रहबर बनाया था और तुमने बड़े लोगों तो क्या बच्चों तक को इस नहज पे पहुँचाया। ज़ाहिर है कि ये अरबाब अख्तियार, अरबाब इक़्तिदार, उनकी ज़िम्मेदारी है। और ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी भी है कि जो साहिबान सरबत थे, क्योंकि इस्लाम का निज़ाम ऐसा है कि उस निज़ाम में अल्लाह ताला ने कुछ को दौलत से नवाजा, कुछ को गुर्बत के माहौल में रखा। अब कोई ये ना सोचे कि ये खुदावंद ज़ुलजलाल कैसा अदल कर रहा है, किसी को दौलतमंद माहौल में, किसी, ये हर एक के लिए एक अलग निज़ाम तरतीब दिया जा रहा है कि किसको शुक्र के रास्ते पर चलना है, किसको सब्र के रास्ते पर चलना है। लेकिन जो दरमियान में ब्रिजिंग ज़रूरी है कि अहले सरबत और अहले गुर्बत, इन दोनों में एक रब्त हो। वो रब्त उसी सूरत में है कि जहाँ हमारी ख़वातीन के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, ज़ईफ़ों के मसाइल हैं, उसमें अहले सरबत ताउन करें। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आवाम के ऊपर भी ज़िम्मेदारी है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो ये काम कर रही हैं। सही। और मुफ्ती साहब अगेन वही ना कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे हमारा असासा, हमारा मुस्तकबिल, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो बच्चों के साथ हो रहा है, यानी उनके जो हुकूक को नहीं दिया जा रहा है या उनको सलब किया जा रहा है, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। हमारा दीन हमें सिखाता है, हदीस मुबारक में है कि जब तुम अपने बच्चों को ढूंढने जाओ तो उन्हें ये मत कहो कि मेरा बेटा कहाँ है, कि अगर किसी के वालिद नहीं है तो उसकी दिल आज़ारी ना हो, उसके नाम से उसे पुकारो। कितनी खूबसूरती के साथ बच्चों के हुकूक को भी बयान किया गया, आपकी जिम्मेदारी को भी बयान किया गया। लेकिन आज ऐसा होता नहीं। डॉक्टर साहब आप एग्री करेंगे, हम ये करते हैं कि हम अपने बच्चे को कुछ खिला रहे होते हैं ना तो हम बड़ी मशहूरी करते हैं कि हमारे बच्चे ने तो फलाना ब्रांड पहना हुआ है, और इस तरह दिल आज़ारी होती है कि जिनके माँ बाप ख़रीद के नहीं दे सकते वो यकीनन दिल में ये दुख रखते हैं फिर। जी बिल्कुल। और हम असल में बच्चों का इलाज नहीं करते, हम माँ बाप का इलाज करते हैं, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं। वो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे होते हैं, वो अपनी तकलीफ़ बयान भी नहीं कर सकते। तो बच्चों का मुआलिज के लिए ये चैलेंज भी होता है कि उसको जज करना पड़ता है, माँ बाप से हिस्ट्री लेनी पड़ती है। लेकिन जो हम देखते हैं मुआवजा, वो ममता की तड़प है। जो माँ को अगर आप तड़पता हुआ देखें तो आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इलाज करें, बल्कि हम सही मानों में ये कहें कि हम बच्चे नहीं बचाने की कोशिश करते, ममता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलखुसूस वो जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज हमने 40 लाख बच्चों का इलाज किया है, तो मैं इसको इस तरह कहूँगा कि 40 लाख माँओं ने हमें दुआ दी है, दुआ दी है। तो ये जो काम आगे फल फूल रहा है वो इसी वजह से है कि अल्लाह के पास अगर कोई चीज़ कबूल होती है तो वो माओ की दुआएं हैं। तो इस काम में जो बरकत है वो माओ की दुआओं का है। माँ की तड़प के हवाले से अगर बात करें तो सफ़ा मरवा का वाक़या मुफ्ती साहब हमें याद है, किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अगेन गुफ्तगू करेंगे, हुकूकुल इल्बाद की चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे, और स्पेशली बच्चे और ये जो टीचिंग अस्पताल हैं, इन अस्पतालों की क्या सहूलियात हैं और किस तरह से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है डॉक्टर साहब से, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नया दिन रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है ही, इसके अलावा नात भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन रमज़ान और डाइट उसका चोली दामन का साथ है। कोशिश हम ये करते हैं कि रोज़ाना आप तक ऐसी रेसिपी ज़रूर पहुँचाएँ जो कि सेहत पे इतनी भारी ना हो कि जिसका रमज़ान में लोग एहतमाम भी करते हैं, और जो जल्द से जल्द भी बन जाए। तो अब मैं और कितना बोलूँ, महक असलम के पास चलते हैं। जी महक, किचन में आप मौजूद हैं, तो आज शेफ़ जो हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराइए और क्या बना रही हैं वो। चलें जी, मैं बड़े ही खूबसूरत से किचन में मौजूद हूँ। शेफ़ मायदा मेरे साथ हैं, तो मुझे मायदा ही बताएंगी कि हम क्या बना रहे हैं आज। अच्छा, आज हम फुल ऑफ प्रोटीन रेसिपी बना रहे हैं। इस रेसिपी का नाम ही है 1 पैन प्रोटीन बर्स्ट। 1 पैन यानी एक ही पैन में सारे प्रोटीन, एक ही पैन में मतलब सब प्रोटीन्स होंगे। और आपको पता है कि रमज़ान में कितना ज़्यादा हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि पूरा दिन आपका रोज़ा होता है। Exactly. देन आप इफ्तारी में वो फैसल फ्राई चीज़ें नहीं खाएं ना, तो आप प्रोटीन वाली चीज़ें खा लें। एग्जैक्टली। और ये इस तरीके से जो लोग एग्स के शौकीन हैं, अच्छा, उनके लिए तो ये एक ट्रीट है, यानी मेरे लिए ना, क्योंकि मुझे अंडे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फ्यूजन रेसिपी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें क्रिएटिविटी है थोड़ी सी, और बिल्कुल भी बोरिंग रेसिपी नहीं है। अच्छा, वैसे मैंने इस रेसिपी का नाम फर्स्ट टाइम सुना है, सो हम पहले इंग्रेडिएंट्स का पूछ लेते हैं कि क्या क्या डल रहा है इसमें। अच्छा, इसमें हम एग्स लेंगे। इसमें कितने एग्स हैं? एग्स हम 2 to 3, ये हमारे ऊपर है कि हम कितना मतलब अगर हमने 2 बंदों के लिए ये बनाना है, मैं अपने और अपने मियाँ के लिए बना रही हूँ, तो अंडे कितने होंगे? 3 to 4 एग्स आर मोर देन इनफ। चलें जी। और सॉसेजेस हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें यह है कि आप सॉसेजेस की जगह कोई भी मीट को रिप्लेस कर सकते हैं। आप पेपरोनीज यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन, आप बीफ, वो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें ब्रेड्स लेंगे, इसमें हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, चेडर भी होगा, मोज़रेला भी होगा, सम वेजिटेबल्स, टोमेटोज़, और टोमेटोज़ को भी आप किसी भी चीज़ से, वेजिटेबल से रिप्लेस कर सकते हैं। कैरेट, कुछ भी, स्पिनच हो गया, कुछ भी। बीन्स तो हम यूज़ करेंगे हम अपने प्लेटर में। तो हम ये इस तरीके से बनाएंगे। हम एक ही पैन में हम अपना ब्रेड भी यूज़ करेंगे, हम सॉसेजेस भी और चीज़ वगैरह सब एक ही पैन में हम बनाएंगे और फिर एक प्लेटर सेट करेंगे। अच्छा, ये ब्रेड आपने पूरी ब्रेड ली है?
नहीं, इसमें से हम सिर्फ 2 स्लाइसेस यूज अच्छा, 2 स्लाइसेस हम यूज करेंगे, सही है, ठीक है। 2 स्लाइसेस हम इसमें से यूज करेंगे। तो ये आज बड़े आसान से, वैसे मैं आपको आसानी से समझा देती हूँ, एक पैन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलने वाला है और ये बहुत यमी भी बनने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर है सॉसेजेस हैं, एग्स है, ब्रेड है, वेजिटेबल है और इसके अलावा चीज़ भी है रोज़ा मेरा। तो जनाब ये हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट के बाद जब देखेंगे कि ये बना क्या है तो फिर हम आपको खा के भी बताएंगे कल के प्रोग्राम में कि ये कैसा बना था। इसके अलावा हमारे इस किचन को स्पॉन्सर कर रहा है डालडा, इंतहाई हेल्दी और आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा। बचपन से हम सुनते हैं, देखते आए हैं, जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा कुकिंग ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और इसके अलावा बनास्पति, और इसके अलावा कोको कोला भी हमें स्पॉन्सर कर रहा है। खुशियाँ जहाँ खुलती हैं वहीं पर हमें कोको कोला मिलती है। इफ्तार हो, सहरी हो या इवन आप अगर रोज़े में भी नहीं होते तब भी अगर कोको कोला सामने आते हैं तो बस बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये डालडा और कोको कोला हमारे इस किचन को स्पॉन्सर कर रहा है। मैदा हमारे साथ मौजूद है, फुल प्रोटीन वाली आज एक बड़ी मज़ेदार सी डिश बनने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं और फैसल मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अब मज़ीद आगे हम जो बच्चों के हवाले से स्पेशली बात करें, मैं चाहूँगी उस चीज़ को हम कंटिन्यू करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महक, और आप अपने काम का आगाज़ करें, तब तक हम गुफ्तगू जो है उसका सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ते हैं। मुफ्ती साहब, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो दीन है, अमल का दीन था, इसको हमने जो है सिर्फ बातों की हद तक महदूद कर दिया है। हम कोशिश ये करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कोई इस तरह की बात ना हो कि किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन जब हुकूकुल इबाद का जिक्र होता है तो आज हम देखते हैं, खा वो एक मोहल्ले में शादी की तकरीब हो, वैसे तो अब कम होती है लेकिन छोटी मोटी कुछ तो टेंट लगा दिया जाता है, किसी का प्यारा दुनिया से रुखसत फरमाया जाता है तो टेंट लगा दिया जाता है। गर्ज़ ये कि छोटी बड़ी चीज़, कोई भी चीज़ हो, एक टेंट लगा के गली को बंद कर दिया जाता है। अभी माशाल्लाह से ईद आएगी, उसके बाद बकरीद आएगी, 2 महीने 10 दिन के बाद जानवर बांध दिए जाएंगे, गली बंद कर दी जाएगी। इतनी ये अफसरदा बात है कि उसी गली में कोई बुज़ुर्ग, कोई बीमार, कोई बच्चा जिसको कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो, और अगर आप जाके जो लड़के हैं मोहल्ले के या जिनके यहाँ तकरीब हो रही है उनसे गुजारिश करें कि यार कोई जगह तो छोड़ दीजिए, कोई हल्की सी जगह कि बाइक का आने जाने का रास्ता, कोई गाड़ी का आने जाने का रास्ता, तो वो उल्टा नाराज़गी का इजहार किया जाता है। मैं चाहूँगा कि उन लोगों को नाराज़ किए बग़ैर ज़रा उनसे गुफ्तगू फरमाइए कि ये जो गलियाँ बंद कर दी जाती हैं महफ़िल तकारीब के नाम पे, और दूसरे लोगों को जिससे तकलीफ़ होती है वो बयान से बाहर है। ज़ाहिर है, ये अभी मैंने आपसे ज़िक्र भी किया है कि इस्लाम में रास्तों के हुकूक हैं। हाँ, और रास्तों के हुकूक में ये भी शामिल है कि बग़ैर किसी वजह के 2 आदमी सड़क पे खड़े होके, रास्ते में खड़े होके गुफ्तगू ना करें। यानी बहुत ज़रूरी बात करनी है, 2-4 जुमलों का तबादला कर लें, लेकिन 20-20 मिनट के इजलास 2 आदमी खड़े होकर रोड पर ना करें, किसी घर में बैठकर किसी साइड में वो गुफ्तगू करें। फिर ये रास्तों को बंद कर देना, ये तो यानी बदतरीन बदअखलाक़ी है। किसी के गुज़रगाह है, उसकी बंदिश। अब कमर जलालवी साहब का मुझे शेर याद आ रहा है कि रास्ते रोके लेते हो दीवानों के, बस्ती में ढेर लग जावेंगे गिरबानों के। तो ये रास्तों को रोकना तो यकीनन ये हमारे दीनी अगर नुक्ता नज़र से देखा जाए तो वो तो बहुत बुलंद बात है। अगर इंसानी सतह पर भी देखा जाए कि एक हमसाये के क्या हुकूक हैं, हमसाये के हुकूक में ये शामिल है कि अगर आपका हमसाया वो परेशान है और आप उसकी परेशानी से वाकिफ़ नहीं हैं, आप अपनी ज़ात में इतने मुक़य्यद हैं, आपको ख़बर ही नहीं है कि वो किस कर्ब से गुज़र रहा है, तो ये आपकी शख्सियत पर सवालिया निशान है। हुकूक और फ़राइज़ से जुड़ा हुआ ये माशरा है। जब हम अपने इसको हक़ समझने लग जाएं, जो कि हमारा हक़ नहीं है गली को रोकना, ये तो आपने शादी ब्याह की मिसाल दी। मैं इस पे आगे बढ़कर एक जुमला कहूँ कि अगर हम दीन के नाम पर भी ये चाहें कि हम गली को रोक दें तो हमें हक़ नहीं पहुँचता कि हम दीन के नाम पर भी रास्तों को रोक सकें, इसलिए कि रास्ते गुज़रने के लिए हैं। तो हमें इसका लाजमी ख्याल करना चाहिए और लोगों के लिए अजियत का बायस नहीं बनना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुज़र रहे थे, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल अकरम के सगे चचा जी, उनके घर की छत पर एक परनाला था, उससे पानी गिर रहा था गली में। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने वो परनाला तोड़ दिया
कि इससे पानी गली में गिर रहा है, आने जाने वाले मुतासर होंगे। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जब आए तो उन्होंने हज़रत उमर से ज़िक्र किया कि आपने जो परनाला तोड़ा है इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आपने परनाला तोड़ दिया, लेकिन उस एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसे अल्लाह के रसूल ने तामीर किया था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो अमल गलत था जिसकी वजह से मैंने ये परनाला तोड़ा कि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तामीर किया था तो अब उस मोहब्बत का तकाजा यह है कि मैं अपने हाथों से दोबारा उसे खुद तामीर करूँ। तो मोहब्बत रसूल हमें इस तरीके से अदा करनी है। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन बड़ा ही ज़बरदस्त काम अंजाम दे रहे हैं, और क्योंकि आपका नाम डॉक्टर एहसन है तो बहुत ही एहसन काम सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे बताइए क्या क्या अब तक परेशानियां झेली हैं, क्या क्या तकालीफ, क्या क्या ब्लॉकेज आए हैं इन 40 लाख बच्चों के इलाज और मुआवजे में? एक छोटा सा कमेंट हक पे कर दूं कि बच्चों का भी हक है जी हाँ। और बच्चों का एक हक ये है कि उनको मोहब्बत दी जाए, उनको तालीम दी जाए, और जब वो बीमार हों तो उनको ऐसी अच्छी सेहत दी जाए जिसका पैसे से ताल्लुक़ ना हो। एक पाकिस्तान के बच्चे का ये हक है कि उसको मेयारी सेहत प्रोवाइड की जाए। कौमें बनती लोगों को सर्विसेज देने के लिए हैं, बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं होती। तो नेशन बिल्डिंग रिक्वायर्स सर्विसेज। तो हाँ, बच्चों से ज़्यादा कौन होगा। तो हमने जब ये काम किया तो सबसे पहला स्टेप ये था कि सरकारी अस्पतालों के साथ काम करेंगे, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमार बच्चे रेफ़र होकर यहाँ आते और सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे सरकारी अस्पताल में आते। तो आपका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होगा जहाँ सरकारी अस्पताल है। तो पाकिस्तान में कुल 40 बड़े सरकारी अस्पताल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 में पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह कोशिश है कि पूरे 40 में ये काम करें। सिंध में 9 टीचिंग अस्पताल हैं हुकूमत के, हम 9 के 9 में हैं। बलूचिस्तान में 1 है, उसमें है। पंजाब में और इस्लामाबाद में काम शुरू हो गया। तकालीफ और चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन हम वो कहते हैं ना कि अल्लाह से मत कहो कि मेरा तूफ़ान कितना बड़ा है, तूफ़ान से कहो कि मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। तो इन कामों में जो हमारे स्टेप वाइज थे, पहला तो ये था कि आपने अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, पेंट करना है, बेड्स अच्छे होने चाहिए, ऑक्सीजन लाइंस मौजूद हों, एयर कंडीशनिंग हो। हमारे मुल्क में 9 महीने गर्मी रहती है। जब बच्चे गर्मी में, डायरिया में, बुखार में आते हैं, एयर कंडीशन अगर मौजूद हो तो आधी बीमारी वहीं हल हो जाती है। तो ये पहला स्टेप होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इम्पैक्ट भी अच्छा है, करना भी रिलेटिवली आसान है, और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेप पर रुक जाती है। लेकिन जो दूसरा कदम है वो इससे ज़्यादा अहम है कि आप इसमें रिसोर्सेज डालें, यानी काम करने वाले लोग डालें, ह्यूमन रिसोर्स, और दवाइयाँ डालें। तो ये लोगों को डालना आसान नहीं होता, क्योंकि आपने लोग हायर करने हैं, मुस्तकिल तनख्वाह देनी है और उनकी ट्रेनिंग देनी है। और अब ये लोग हुकूमत की टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, तो 1 और 1 11 भी बनाने हैं। ये मरहला हमने क्रॉस किया, तो हमने इवॉल्व किया, वक्त के साथ साथ हमने ग्रो किया। लेकिन जो तीसरा मरहला था, जो आप चैलेंज पूछ रहे थे, वो ये था कि सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करना, यानी कि आप प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट करें। अक्सर ये समझा जाता है कि आप एक अस्पताल बनाएं, डॉक्टर्स और नर्सेज उसमें हायर कर दें, खुद ब खुद काम ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। जब आप अपना बिज़नेस चलाते हैं, उसमें आप फैक्ट्री लगाते हैं, तो आप उसमें KPIs मेजर करते हैं, आप क्वांटिटी देखते हैं, आप बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस लाते हैं। तो जब आप चैरिटी वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं बेहतरीन प्रैक्टिसेस लाते हैं। तो आपको एग्जांपल दूं कि अगर नमूनिया का बच्चा है, एक बच्चे को नमूनिया है और उसको 1 घंटे में दवाई मिल जाए तो इसका इलाज अच्छा है, और हर घंटा डिले एंटीबायोटिक लगने में उसकी मौत का चांस 5% बढ़ जाता है। तो बच्चा अगर 8 बजे आया और उसको 6 घंटे बाद इंजेक्शन लग रहा है, तो ये कोई 15-20% हम उसकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जब ये सिस्टम्स नहीं होते उस पर फिर रेजिस्टेंस आती है। कंप्यूटराइजेशन करनी पड़ी। जिस अस्पताल में 50 बच्चे आते हो इमरजेंसी में, वहाँ कंप्यूटराइजेशन करना आसान है। सरकारी अस्पतालों में 500 बच्चे आते हैं, लेकिन साबित कदमी और अल्लाह का साथ सारे मसाइल
हल हो जाते हैं। हमारी तो यही दुआ है कि इसी तरीके से ये तमाम तर जो मामला है वो खैर आफियत चलता रहे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इलाज नहीं कर रहे, आप मुस्तकबिल के मेहमारों का इलाज कर रहे हैं। गुफ्तगू को यहीं से हम जोड़ेंगे सिलसिला, क्योंकि अभी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो बारगाह रिसालत पे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की जाएगी, और इसके अलावा महक असलम कहाँ तक पहुँची हैं अपने प्रोटीन बर्स्ट के साथ भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। जज़ाकल्लाह खैरिश। और यकीनन ये सिर्फ नातिया कलाम नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के ये दिल की दुआ भी है। तो दुआ है रब्बे ताला से कि इस नात के सदक़े, इस नातिया कलाम के सदक़े उन तमाम तर लोगों की वो ख्वाहिश पूरी करें कि जो खाके मदीना में जाके अपने अय्याम गुजार सकें। और ना सिर्फ वो, बल्कि कई ऐसे भी लोग होंगे मुझ समेत जो ये दुआ कर रहे होंगे कि अगर उनके वालिदैन ज़िंदा हैं तो वो अपने आप से पहले उन हस्तियों को वहाँ ले जाएं जिनकी बदौलत वो इस दुनिया में मौजूद हैं, और वहाँ जाके ज़ियारत हो खुदा ताला के घर की भी और उस गुंबद खज़रा की भी। बहुत शुक्रिया सैरिश, बहुत ज़बरदस्त कलाम और दिल की बात जो है वो इस नात में पिरो के आपने जो है वो बयान फरमाई है। खुदा ताला इसका आपको अजर अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं हम, और इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब मुफ्ती साहब से गुफ्तगू इतनी खूबसूरत चल रही है कि दिल नहीं चाहता कि यहाँ से थोड़ा सा भी हो, लेकिन उतनी ही जो है वो जिसको मैं कहूँ कि इश्तिहा अंगेज़ खुशबू जो है वो किचन से आ रही है। तो महक असलम कहाँ तक पहुँची हैं आप? हाँ जी, हम माहिदा हमारे जो शेफ़ है ना वो माशाल्लाह काफ़ी आगे पहुँच गई हैं। सारी चीज़ें तैयार हैं, बस अब बनाने की तैयारी है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली हुई हैं। और माहिदा हम स्टार्ट करें? जी चलें, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं वाकई सीखूंगी, मैंने अपनी छोटी सी छुरी साथ रखी है चीज़ें चॉप करना मैंने आज सीख ली है। पट्टी डोंट ट्राई दिस। चलें जी, हमने ये बटर अब पैन में डाला, हमने ये बटर डाला है पैन में। सही है। हम इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे हाई फ्लेम पे। सही है, ठीक है। और उसके अलावा गार्लिक डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये 2 गार्लिक लिए थे माहिदा ने, जिनको चॉप किया और वो फिर इस बटर में ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, फिर थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए पहले। सही है।
चलें जी, मेल्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ जो है वो वाकई देखिए लग रहा है फैसल खाना बनाना या बहुत आसान होता है। शायद जो लोग नहीं बनाते उन्हें शुरू में लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों को बनाना आता है उन्हें उनके लिए काफ़ी आसान है। नहीं, ये बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनने वाली क्विक रेसिपी है। आपको सारा दिन किचन में रहने की ज़रूरत नहीं है, ना इफ्तारी में ना सहरी में, बस ये हमारी जो डेली बेसिस पे रेसिपी आप ये सीखते जाए, आपका किचन में टाइम कम लगेगा। फैसल के दिल की बात मैंने कह दी। और हर शहरी में आप ये जो है फरमा रही हैं कि जी देखिए कितना आसान है और कितना, लेकिन मैं आज ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको तौफीक और नियत अता फरमाए ये बनाने कि आप भी इस आसानी का मजा चखें। क्योंकि मैं कल भी कह रही थी ना कि खाना बनाना नहीं लेकिन खाना खाना मुझे बहुत अच्छा आता है कि जो भी हो मैं खा सकती हूँ, लेकिन अगेन वही कि मायदा माशाल्लाह जिस तरह से वो कर रही हैं ज़बरदस्त है। और मैं ये बताऊँगी कि हमारे इस किचन को अगेन से स्पॉन्सर किया है डालडा ने। डालडा कुकिंग ऑयल है, डालडा ऑलिव ऑयल है, डालडा बनास्पति है। डालडा में खाएं, सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें। हेल्दी रहना बेहद ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो यकीन करें बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो आपसे दूर रहेंगी। इसके साथ ही साथ कोक भी हमारे इस किचन का हिस्सा है। कोक ने भी हमें स्पॉन्सर किया है। आप इफ्तारी हो या सहरी हो, ठंडी ठार कोक जब दस्तरखान पे मौजूद होती है तो यकीन करें वो एक ज़बरदस्त एहसास होता है। सो फैसल, हम जो बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जब भी हम ये बात करते हैं हुकूकुल इबाद की तो मुफ्ती साहब एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि हमारे घर में जो मुलाजमीन काम करते हैं, हमारे जो मातहत होते हैं, उनके हुकूक बहुत पढ़े लिखे लोग भी, बहुत पैसे वाले लोग भी इतने बुरे तरीके से खा जाते हैं कि हम उम्मीद नहीं रख पाते। और ये डेली बेसिस पे हम खबरें भी कवर करते हैं। ये तो आप सिर्फ ये बात कर रही हैं, हमने तो वो चीज़ें भी मुफ्ती साहब और डॉक्टर साहब ने कवर की हैं कि कोई छोटी सी बच्ची है उसके साथ इतना बुरा अल्लाह अकबर, किसी को मारा जाता है, रॉड से जलाया जाता है, तनख्वाहें टाइम पे नहीं दी जाती। मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप इस पर भी रोशनी डालें। इसके लिए एक हदीस शरीफ है कि नबी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में दोनों नवासे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन, और हुजूर उनको प्यार कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि आप इन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मेरे भी बच्चे हैं लेकिन मैं तो अपने बच्चों को ऐसे प्यार नहीं करता। तो इस पर रसूल अकरम ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये उसूल है कि अगर कोई शख्स अपने से नीचे वालों पर रहम नहीं करेगा तो यकीनन अल्लाह के गज़ब का शिकार होगा। इसलिए कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। तो और फिर हम तो उसके बंदे हैं जो जिस तरीके से वो ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो फ़ौरन वो ये कहता है अर्रहमानिर रहीम, तुम्हारा रब रहमान है, तुम्हारा रब रहीम है, तुम रहमान के बंदे हो, तुम रहीम के बंदे हो। रहमान का बंदा जालिम कैसे हो सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता मुझे साहब कि जब वो बच्चे तकलीफ़ से कर रहे होंगे, ऐसी भी हमने वीडियोस देखी हैं, मालिक से माफ़ी मांग रहे होते हैं, तो यकीनन ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ना सिर्फ और रहम ना किए जाने की एक वजह, एक जो निशानी वो ये भी है कि अल्लाह ताला आंखों पे पट्टी बांध देता है और कानों में रुई ठूंस देता है। ना उनको अपना किया हुआ जुल्म नज़र आ रहा होता है और ना वो बच्ची की चीज़ें नज़र आ रही होती है। यकीनन इसलिए कि जब अंदर से इंसानियत का जज्बा निकल जाए, एहसास की हिस्स मर जाए, किसी चीज़ को महज जान लेना काफ़ी नहीं होता कि हम ये जानते हैं कि जन्नत है, जहन्नम है, अल्लाह का एक दिया हुआ रास्ता है। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, जो हम जानते हैं उसको महसूस करना, उसका एहसास करना। इस कौम का मसला जानने का नहीं है, इस कौम की मालूमात गुज़िश्ता से जो हमारे आबा व अजदाद गुज़र गए उनसे कहीं ज़्यादा है इस मौजूदा नस्ल की मालूमात। मसला एहसास का है कि जो हम जो कुछ जानते हैं उसको हम महसूस कितना करते हैं, और एहसास की तो तमाम तर बात है। डॉक्टर एहसन रब्बानी भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे अब आप लोगों का क्या प्लान है? माशाल्लाह से इतने साल हो गए हैं इस चीज़ को केटर करते हुए, और हम देख रहे हैं कि अभी एक वबा भी फूटी कि जिसमें हमें बताया गया कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो कर ही नहीं सकता इसको कोप अप, गो के हमारा वो यूरोपीय ममालिक की तरह नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन इसके बावजूद 11 साल से आप इस काम में जुटे हुए हैं। मज़ीद इस इनिशिएटिव को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 साल में जो काम किया कि सरकारी टीचिंग हस्पतालों में बहुत मॉडर्न, बिल्कुल फ्री 24 घंटे अच्छे इमरजेंसी रूम चल रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तान की 2/3 आबादी बड़े शहरों से बाहर रहती है। तो हमने उसके लिए ये किया कि हर तहसील और हर ज़िला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर हमने बच्चों की इमरजेंसी के सैटेलाइट सेंटर्स कायम किए हैं। और मैं आज रमज़ान में आपके सामईन और क़ारीन को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि सिंध में कुल 30 अज़ला हैं। 30 के 30 अज़ला में ये सैटेलाइट सेंटर्स चाइल्ड लाइफ हुकूमत के साथ मिलकर चला रहा है। उससे बढ़कर खुशी ये है कि बलूचिस्तान के 33 ज़िला हैं, उन 33 ज़िला में आज चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन काम कर रहा है। उन डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में आने वाले बच्चों की तादाद बढ़ गई है क्योंकि माँ ये कहती है यहाँ पर अब इलाज बेहतर हो गया है। और आप इस सब में इलाज का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये देखिए कि बजाय से कि एक छोटे ज़िले में पहले बच्चे का इलाज हो, फिर उसके माँ बाप से कहा जाए वो 4 दिन बाद बड़े शहर में पहुँचे, तो बच्चे की हालत भी ख़राब हो जाती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सोशल फैक्टर है। जब एक गरीब माँ बाप से कहा जाता है इसको बड़े शहर ले जाओ, या उर्फ़े आम में कहा जाता है इसको जिन्ना अस्पताल ले जाओ, तो वो कम से कम 40,000 रुपये बोरो करेगा कराची आने के लिए, कराची में गुजारा करने के लिए, चाहे इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त हो। और ये वो 40,000 रुपये हैं जो ज़िंदगी भर वापस नहीं उतार पाएगा। तो जब आप उसको उसके ज़िला में, उसकी तहसील में इलाज देंगे तो आप उसको एक कर्ज़, एक ग़ुलामी जो मल्टी जनरेशन हो सकती है, से बचा सकते हैं। ज़बरदस्त। तो सिंध और बलूचिस्तान के तमाम ज़िला कवर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। KPK पंजाब में काम इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। ये हक है इन बच्चों का जो साझे हैं कि हम ये काम पूरे पाकिस्तान में करें। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन को ये मौका दिया कि वो ये काम करे, इस स्केल पे करे कि आज 67 हॉस्पिटल्स में हैं और इंशाल्लाह अगले 10 साल में पाकिस्तान के तमाम सरकारी अस्पताल कवर करें। आपकी दुआएं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं भी हैं, नेक तमन्नाएं भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तशरीफ़ लाए। और यकीनन हमारे माशरे में ऐसे लोगों की, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब वो कुछ बन जाएं तो वो पलट के माशरे को भी दें, क्योंकि हमारे माशरे को ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, ब्रेक के दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ भी रखेंगे वैसे का वैसे ही, और हमारी डिश भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होगी, तो हमारे साथ ही रहिए। जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया। ए जमीलो शियम, ए इमामुल उमम, आप हैं साहिबे जूदो अब्रे करम, हस्तिये मुख्तनम, क़िबलाए मोहतरम, ए रसूले खुदा खातमुल अंबिया। ए रसूले खुदा खातमुल अंबिया। आप हैं हक नगर, आप हैं हक रसा, सिदरातुल मुंतहा आपके ज़ेर पा। आप हैं मज़हरे ज़ात
रब्बुल उला रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया आप नूरे अज़ल आप शम्मे हरम आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया। जज़ाकल्लाह। और ख़ूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी व सारी है। मुफ्ती साहब, ऑफ द रिकॉर्ड जो हम बात कर रहे थे, चलिए अब उसको हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। हमने इज्तमाई हुकूक़ की तो बात की, यहाँ तक कि इतनी खूबसूरत बात आपने की कि अगर आप किसी सेलिब्रेशन के मूड में हैं और आपके वो जो आपकी है ना, जिसको कहा जाता है कि आपकी आज़ादी जो है वहाँ तक है जहाँ तक मुझे तकलीफ़ पहुँचने का आगाज़ ना हो, और ये अगर हमारा दीनी तबका, हमारा बाकी अफराद जितने भी हैं, वो अगर ये बात अंडरस्टैंड करना समझना शुरू कर दें तो क्या ही खूबसूरत माशरा तख्लीक पाया जा सकता है। लेकिन अब ज़रा हम इनफरादी जो है वो हुकूक़ की तरफ आते हैं, और जो हमारे जो एक निज़ाम ख़ानदान है उसका ज़रा हम ज़िक्र करते हैं। शौहर के बीवी पे हुकूक़, बीवी के शौहर पे हुकूक़, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ये मामलात जो हैं बड़ी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। रिश्ते जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, और उसकी वजह यही बनती है कि जब एंड में देखा जाता है कि एक दूसरे के हुकूक़, एक दूसरे के फ़राइज़ अदा नहीं किए जा रहे होते। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस पे ज़रा रोशनी डालिए। बिल्कुल, ये एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा इन दिनों पेचीदा मसला है। इंसानों में और दीगर मखलूक़ात में एक फ़र्क यही है कि आज जो हैवान, जो परिंदा, जो चरिंद जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, अब से 2000 साल पहले भी ये परिंदे ऐसी ही ज़िंदगी गुजारते थे, ये हैवानात ऐसी ही ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आज जो इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, अब से 100 साल पहले का इंसान ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारता था। इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल इर्तका हुआ है, इंसान की ज़िंदगी में एक तरक्की का अमल जारी रहा है। हैवानात में, चरिंद परिंद में तरक्की का वो अमल नहीं हुआ। हमारे यहाँ तरक्की का अमल हुआ है इसलिए कि यहाँ रिश्ते हैं, उन रिश्तों की अक़दार हैं, उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उससे जुड़े हुए ख़ानदान हैं, ख़ानदानों से कबीले बनते हैं, कबीलों से तहज़ीब बनती है, समाज तश्कील पाता है। हमारे यहाँ इस तहज़ीब की बुनियाद ही मियाँ बीवी का रिश्ता है। सूरह हुजरात में जैसे रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से खल्क़ किया है। तो ये रिश्ता बुनियाद है, और इस बुनियादी रिश्ते में हमारे लिए जो रहनुमा उसूल है वो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक। आम तौर पर हम ये सोचते हैं हमारे माशरे में कि शोहर के मैं थका हुआ आया हूँ, मैं घर का काम क्यों करूँ, किचन ये तो बीवी की ज़िम्मेदारी है, घरेलू उमूर ये बीवी की ज़िम्मेदारी है। लेकिन रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा मसरूफ़ शख्स कौन हो सकता है? रिवायात बकसरत हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर घरेलू काम ख़ुद अंजाम देते थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हाथ बटाते थे। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर नालैन अक़दस टूट जाए तो उसमें टाँका खुद लगाया करते थे। रसूल अकरम अपनी ज़रूरत के काम खुद किया करते थे। ये है बीवी का हाथ बटाना। अंदाज़ा लगाइए कि 11 अज़वाज हैं, खदीजतुल कुबरा के बाद 10 अज़वाज तो एक ही वक्त में मौजूद थी। 10 अज़वाज एक वक्त में मौजूद हों, लेकिन किसी ज़ौजा को ये शिकायत ना हो कि हमारे शौहर हमारे साथ ताउन नहीं करते। ये कमाल है। हज़रत खदीजतुल कुबरा, उनसे हुजूर का हुस्न सलूक कैसा होगा कि जब हुजूर पर पहली वही आई और हुजूर की तबीयत मुबारक नासाज हुई तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जो तसल्ली के जुमले कहे वो तारीख़ में महफूज हैं
कि अल्लाह आपके साथ हमेशा अच्छा करेगा, क्योंकि आप मखलूक के साथ अच्छा करते हैं, आप लोगों का भला चाहते हैं, आप लोगों की खैर ख्वाही चाहते हैं, आप लोगों पर शफीक हैं, आपका रब आप पर शफकत करेगा। तो ये बीवी की गवाही बड़ी अहम गवाही होती है, क्योंकि कोई भी शख्स माशरे में मिंबर के ऊपर, महराब में, किसी भी मनसब पर वक्ती तौर पर शराफत का लुबादा अख्तियार कर लेना और बात है, बीवी के साथ वक्ती लुबादा अख्तियार नहीं कर सकते। उसके सामने आपकी शख्सियत की हकीकत होती है। खदीजतुल कुबरा की गवाही ये बताती है कि वो अज़वाजी रिश्ता कितना मोतबर था, कि जहाँ बीवी शोहर के किरदार की पाकीज़गी की गवाही दे रही है। हमारे माशरे में वो कहा जाता है कि जो रिश्ते आसमान पर बनते हैं, तलाक़ें ज़मीन पर हो रही हैं। ये कि कितना सितम है कि इब्लीस के वारों में से कारी वार यह है कि वो मियाँ बीवी में अलहदगी करवा दे। और ये तमाम का तमाम बुनियादी तौर पर उस वक्त होता है जब हम अपनी ख्वाहिश के असीर हो जाते हैं। ख्वाहिश के असीर इस तरीके से हो जाते हैं कि वो मुतालिबात जिससे घर की बुनियादें नाहमवार होती हैं, मसलन ये कि बीवी ये चाहे कि मुझे अलहदा घर मिल जाए, ये उसका हक़ है, लेकिन बीवी का ये हक़, उसके शोहर का भी ये हक़ है कि वो 4 शादियां कर सकता है। ये उसके शोहर को अल्लाह ताला ने हक़ दिया है। तो इसमें यह भी ज़रूरी है कि वो जो बीवी है वो अपनी बहनों के लिए जिस तरह चाहती है कि उनकी माँ के साथ ताल्लुक़ कायम रहे, तो वो अपने शोहर के लिए भी चाहे कि अपने शोहर के लिए उसकी माँ से ताल्लुक़ कायम रहे। खुलासा कलाम आखिरी जुमला मेरा ये कि अगर शादी के बाद सास ससुर को सास और ससुर ना समझा जाए, माँ और बाप समझा जाए, दामाद और बहू को दामाद और बहू ना समझा जाए, बेटा और बेटी समझा जाए, तो फिर हमारे यहाँ बेहतरी पैदा हो सकती है। और ये बात ऐसी नहीं है कि जो हमें कोई और आके समझाए, ये हमें चीज़ें बता दी गई हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए और यकीनन गुफ्तगू जो है वो बहुत जो है खूबसूरत रही। आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं सैरिश से गुजारिश करूँगा, सैरिश एक और नाते, क्योंकि इतनी खूबसूरत बात हो गई है और जहाँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो जाए वहाँ पे उन पे दुरूद भेजना और उनकी शान में जो है वो फूल निछावर करना जो है वो फ़र्ज़ बन जाता है। तो फिर आप आगाज़ कीजिए। रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन। मुस्तफ़ा मुज्तबा मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मुस्तफ़ा मुज्तबा मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नया दिन रमज़ान स्पेशल में, और हुकूकुल इबाद पे हम बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपसे इस सिलसिले में मैं एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि खुदा ताला ने इतनी ज़्यादा जो है वो कुरान शरीफ में भी और फिर हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हमें जो है वो जहाँ हुकूकुल्लाह जो हैं उनकी बड़ी अहमियत और फजीलत बयान की है, वहीं हुकूकुल इबाद जो हैं वो भी बड़े लाज़िम मलज़ूम रखे हैं। मुझे बताइएगा कि आप आज के हमारे इस माशरे में ये कितना होता हुआ देख रहे हैं, और अगर इसका तकाबुल किया जाए उन अक़वाम से कि जो गैर मुस्लिम हैं और उन्होंने इन अक़दार को कितना ज़्यादा जज़्ब कर लिया है कि इंसान तो गुज़ा वो अपने जानवरों तक को जो है वो ईज़ा नहीं पहुँचाते, हम कहाँ मौजूद हैं, वो कहाँ पहुँच चुके हैं, हमें वहाँ पहुँचने में कितना अरसा लगेगा? बिल्कुल, ये अगर दियानतदाराना तज्ज़िया किया जाए तो मुसलमान वो अपने अकायद में आला तरीन कौम है, लेकिन अपने अमल में बहुत पीछे रह गए, अमल में बहुत पीछे रह गए। और हमारी जो मगरबी दुनिया है, अब उसकी मिसाल वो दी जाती है, और गलत भी नहीं है, सही दी जाती है। वहाँ पे इंसानियत की कदर है, जिसकी जो खूबी हो, जिसकी जो काबिल तारीफ़ बात हो, उसे तस्लीम करना ये अदल का तकाज़ा है और ये अक्ल का तकाज़ा है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल ये रखना चाहिए मुसलमानों को कि मुसलमान उस दीन से वाबस्ता हैं कि अब से 1935 के करीब अमेरिका में ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त मिली है, और वो भी कंडीशनल कि 40 साल की अगर खातून हो जाए तो वो वोट डाल सकती है, 40 साल से कम वाली नहीं डाल सकती। और ये अंदाज़ा लगाइए अभी इसको 100 साल भी नहीं हुए। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में हज़रत अली की बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली को रोम भेजा था सफ़ीर बनाकर। तो हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसमें औरत की इज़्ज़त तकरीम ये थी कि हज़रत उमर फ़ारूक की कैबिनेट में 6 ख़वातीन एडवाइज़र थीं। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मुआशरे में जिसमें औरत की तज़हीक हो रही है, उस मुआशरे में खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद उनकी सहेलियों के यहाँ खाना भेज रहे हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के कामों में हाथ बटा रहे हैं, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आने पर आप खड़े हो रहे हैं बेटी के लिए। हम अपनी अक़दार को अपने दीन से जोड़ें, हमने जिस दीन को तस्लीम किया है उस दीन को अमलन अख्तियार भी करें। वो जॉन साहब का मुझे जुमला याद आता है, जॉन एलिया साहब का। वो कहा करते थे कि इंसान की पस्ती इससे ज़्यादा क्या होगी कि जब वफ़ादारी की बात हो तो फिर अशरफुल मखलूक़ात वो कुत्तों की मिसाल देते हैं। अल्लाह अकबर। अब हमारी तो हालत ये कि जब हम इंसान हैं, इंसान पैदा हुए लेकिन इंसान बरकरार ना रह सके। इंसान पैदा होना कमाल नहीं है, इंसानियत पर कायम रहना कमाल है। और इंसानियत पर कायम हम उसी वक्त रह सकते हैं जब इंसानी अक़दार को मावराए मसलको मज़हबो कौमियत हम उसका एहतराम करें। इंसान का एहतराम, जो शख्स अच्छा इंसान नहीं है वो कभी भी अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान, अच्छा मसीही नहीं हो सकता। और सबसे पहले इंसान बनना जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए अपने जो खुदा ताला ने रिश्तों का पास रखने का हमें अपनी किताब और अपने रसूल के ज़रिए हम तक ये पैगाम पहुँचाए, वो भी बड़ा ज़रूरी है। मुझे बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए, और यकीनन गुफ्तगू का सिलसिला इतना खूबसूरत जुड़ा हुआ था कि दिल नहीं चाह रहा था कि सिलसिला जो क्योंकि फैसल ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब आपको अगर अपनी जिम्मेदारियों का पता है और आपको दूसरों के हुकूक का पता है, आप एक कामयाब इंसान हैं। और जब हम हुकूक की बात करते हैं तो मुझे लगता है शख्सियत में निखार तभी आता है जब आपको दूसरों के हुकूक का पता हो, अपनी जिम्मेदारियों का पता हो। और ये चीज़ शुरू होती है आपके ब्रॉटअप से, आपकी ग्रूमिंग से, जिसमें बहुत ज़्यादा किरदार होता है किसी भी औरत का, वो चाहे माँ का रूप है, बेटी का है या बहन का है। एक औरत जितना बेहतरीन किरदार अदा कर सकती
कि अपने बेटे के, अपने भाई के या इवन अपने शौहर के ब्रॉटअप या ग्रूमिंग में, क्योंकि हम ये नहीं कभी भी कह सकते कि आपका ब्रॉटअप या ग्रूमिंग यहाँ पे फुल स्टॉप है, नहीं, आप हर दिन सीखते हैं, हर दिन बढ़ते हैं, हर दिन तरक्की करते हैं। तो औरत की जो औरत का किरदार है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम औरतों की बात करें तो दो ऐसी ही ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका किरदार बहुत बड़ा है, जिनका काम बहुत बड़ा है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि बच्चों का मुफ्त इलाज ज़रूरी है, सेहत ज़रूरी है, लेकिन तालीम भी बहुत ज़रूरी है। कराची के एक ऐसे ही इदारे का आज हम जिक्र करेंगे जो यतीम और गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी तवज्जो ये है कि छोटे बच्चों को तालीम दी जाए। तो इदारे की समाजी कारकुन फरियाल आसिफ और शारे ज़रीफ आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आज हमारे मेहमान बने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आप दोनों को। खैर मुबारक। फरियाल, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। कोई भी चीज़, कोई भी हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, उसके पीछे एक माइंडसेट होता है। इस चीज़ को शुरू करने के पीछे क्या माइंड था? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग ऐसे इदारे चला रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आया होता है कि वो सोचते हैं कि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी का बच्चा या किसी के घर की खातून इस चीज़ से गुजरे। तो प्लीज़ बताइएगा। देखें, अभी मुफ्ती साहब जैसे कह रहे थे आपके सामने कि इस्लाम जो है वो अमल की भी वो करता है। तो जब आप कुरान से गुजरते हैं तो कुरान आपको एक मकसद हयात देता है। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी एक जानवर की ज़िंदगी से मुख्तलिफ है, कि सिर्फ आप खा रहे पी रहे अपना घर बना रहे, इसके अलावा भी आपको अल्लाह ने किसी मकसद से पैदा किया है। यही शायद सोच थी या क्या था कि जब मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़ा, तो जब मैंने एक रफ़ाई इदारे में काम शुरू किया तो मुझे लगा कि यही वो चीज़ है जो मेरे, मतलब एक होता है ना, आपको बहुत वक्त पता चल जाता है कि क्या चीज़ आपके दिल से करीब है, या पिन चौटी कह लें कि आपको पता चल जाता है कि आप किस लिए भेजे गए हैं दुनिया में। जी, बस तो वही आप ये चीज़ थी। तो बस हमने इस पर शुरू किया काम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये ख्याल आया कि एक ही स्कूल क्यों, ऐसे कई स्कूल और होने चाहिए। और वहाँ पर मेरे साथ जो मेरी दोस्तें आती थी, आपको पता है कि हमारे मुल्क में नेकी का जज्बा बहुत ज़्यादा है, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए कि भाई हाँ हम कर सकते हैं, तो बेतहाशा लोग आए जो मेरे साथ इस काम में मिलकर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि 100-200 बच्चों को हम पढ़ा लेंगे तो कोई तीर नहीं मार लेंगे, हमें ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, तभी पाकिस्तान के अंधेरे दूर होंगे। एजुकेशन, तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको सच और झूठ में तमीज़ देती है, मतलब एक शऊर पैदा करती है अच्छे और बुरे का। यही सोचकर फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम बनती चली गई, और आज हम लोग, मेरा ख्याल है हम 25-30 लोग हैं। मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ अपनी टीम के बगैर। जो कुछ भी होता है हम सब के मिलकर होता है। एक एक मेंबर, एक एक जो है वो सब अपनी जगह एक बहुत अहम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी 14 स्कूल्स हैं। जो हमने जब 16 बच्चों से शुरू किया था, उस वक्त हमने बस शुरू कर दिया था कि कुछ करना है, खाली बैठकर बातें नहीं करना है, अपना हिस्सा डालना है कुछ। मतलब ये होता है ना कि हम बैठे बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अपना कंट्रीब्यूशन। 16 बच्चों से सफ़र अब कितने बच्चों? अब माशाल्लाह 2000 से ज़्यादा बच्चे हो गए। और अभी हमारा इसी साल एक AF होम, जहाँ पर हम एक ऑर्फन बच्चे भी हैं और वैसे बच्चे भी हैं कि जो दूर दराज रह रहे हैं और जिनको एजुकेशन की उनको वो नहीं मिल रही हैं दूर दराज एरियाज़ में। तो हमारे 2200 के करीब माशाल्लाह बच्चे हैं। एक हमारी ब्रांच मीरपुर बटोरों में है, और बाकी यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाके हैं, शीरीन जिना, भिटाई कॉलोनी, चनेसर गोड, गुलिस्तान जौहर। आप जहाँ आप समझें कि कच्ची बस्तियाँ हैं, गुरबत है, वहाँ हमारा स्कूल है। कुछ अच्छे इलाकों में भी हैं, लेकिन सारे बच्चे आते वहीं से। अच्छा, कच्ची बस्तियों से आते। ये सवाल मैं मैम आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स यकीनन जैसा कि आप लोग कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा इशू क्या आता है इसमें? क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो बच्चे ओवरवेलमिंग तादाद में आते हैं, लेकिन उनको रिटेन करना ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये बताइए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं उसी इलाके से टीचर्स भी हैं, तो वो उन लोगों को समझती भी हैं, और वो उनकी जो तो वो उनको उसी तरह, जैसे श्री जिला कॉलोनी में हमारा स्कूल है, तो जो हमारी प्रिंसिपल हैं वो भी वहीं की हैं, तो फिर उन बच्चों की लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, लड़कियों की स्पेशली, मगर उन्होंने बहुत उनको समझाया तो दे हैव कंटिन्यूड। तो इस तरह से
क्योंकि उस इलाके के लोग होते हैं तो वो उन इलाके के लोगों को समझते हैं। सही है। तो फिर वो उनकी बात, और देखें जो भी बच्चा अपना 5वीं जमात तक भी पढ़ा लेता है तो उसके बाद वो पढ़ा ही लेता है उसको मैट्रिक तक, क्योंकि उसको पढ़ाना होता है और हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, और माँ बाप तो बेस्ट ही चाहते होते हैं अपने बच्चों के। तो हमारी कोई 14 स्कूल्स हैं, 14 स्कूल्स हैं कराची में, 2200 बच्चे हैं। सही है। और जो हमारा अब है एजेंडा कि हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, फेसबुक पेज है। हम जो चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे लोग स्पॉन्सर करें और स्कूल स्पॉन्सर करें, जिस तरह भी करना चाहें अपनी कंट्रीब्यूशन दें। और ये तो खैर रमज़ान का महीना है तो ज़कात भी दे सकते हैं। तो मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। हमें 10 साल हो गए, ठीक है, और 10 साल से अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्कूल्स हैं, और बढ़ते बढ़ते 16 बच्चों से शुरुआत हुई और 2200 बच्चों पे आ गए। तो अब 10th क्लास तक है हमारा, KG to 10th। तो हमें तो फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इंशाल्लाह। और माशाल्लाह नाम इतना प्यारा है इस वेलफेयर का, अल फुरकान। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म और लंच भी दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी प्लीज़ आप ये भी ज़रा बताएं। बच्चों को बुक्स भी दी जाती हैं, बुक्स फ्री दी जाती है, यानी पूरा मुकम्मल कोर्स भी बच्चों को मिल रहा है, यूनिफॉर्म भी मिल रहा है और साथ में लंच भी मिल रहा है। आम आदमी का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि चले लंच तो फिर एक अलग चीज़ है, लेकिन यूनिफॉर्म के लिए उसको इधर से उधर भागना पड़ता है। फिर जो हमारे यहाँ ये ना आप लोग जिहाद कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जो पेरेंट्स अपना जिहाद करते हैं ना, उनका काम आपने आसान कर दिया है। वो उनको कहा जाता है फ़लाँ स्कूल की जानिब से कि नहीं आपने लेना यहीं से है और बुक्स आपने लेनी यहीं से है, अब वो जितने की भी दे। तो प्लीज़ अब इस पर तरह कंटिन्यू करें। नहीं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 5 तक हम बिल्कुल फ्री यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह देते हैं। और एक और इदारा है जो हमारे बच्चों को रोज़ डेली बेसिस पे, चैरिटी राइट से, जो डेली बेसिस पे खाना फराहम करता है। ठीक है, पूरी मतलब जितनी भी ब्रांचेस हैं। और इसके अलावा हम ये रमज़ान का राशन तकसीम करते हैं, जितना कुछ हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैट्रिक करने के बाद इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला बैच मैट्रिक का निकला है। तो उसके बाद हमारी पूरी कोशिश थी कि हम उन बच्चों की मॉनिटरिंग करें कि वो किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। एक हमने एक फ़ंड बनाया हुआ है हायर एजुकेशन का, जिसमें हम बच्चों को जो अगर वो आगे तक के भी पढ़ना चाहेंगे तो हम उनको आगे तक के भी पढ़ाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग भी हमारी 4 ब्रांचेस में वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो रहा है। इतने सारे ख्वाब हैं जो हम देखे जा रहे हैं इन बच्चों के लिए। हमारा बड़ा एक ख्वाब है कि इनके ऐसी हमारे स्कूल्स हों कि जहाँ पे खेलों की फैसिलिटीज़ हों, बड़े मैदान हों, हर चीज़ हो। जो एक प्रिविलेज क्लास के बच्चे को जो फैसिलिटी मिलती है ना, वही हमारे बच्चों को मिले। सबसे ज़्यादा जोर हम क्वालिटी एजुकेशन पे दे रहे हैं, जिसके लिए हम पूरा एक एकेडमिक करिकुलम, आप हमारे स्कूल्स विज़िट करें जब आपका दिल चाहे, जो भी करें, आपको लगेगा नहीं कि ये है ना कोई अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। आप यही समझेंगे कि ये कोई मतलब एक ऐसे स्कूल्स हैं कि बहुत अच्छे घरानों से बच्चे आए हुए हैं। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ, क्योंकि हमारे एकेडमिक्स पे बहुत गौर किया जाता है। टीचर्स जो हैं वो उनको कांस्टेंट ट्रेनिंग दी जाती है, तो ताकि बच्चों को मिले क्वालिटी एजुकेशन, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बच्चा तैयार कर रहे हैं, आप इसी जगह के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इतना तो वेल इक्विप्ड हो कि वो अपने से ये चीज़ों को करना सीखे। और मैट्रिक तक एक बच्चा कर लेता है, फिर उसके पास बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाती हैं। और मुझे ये लगता है कि हम जहाँ पर बैठे हैं, जिस माहौल में हम हैं, जिस मुल्क में, अगर आपने मैट्रिक भी कर लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। जितना इस वक्त तालीम हम देख रहे हैं कि महंगी हो चुकी है। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि बच्चों को किस क्लास के बच्चे ज़्यादा जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि जो आपने एरियाज़ बताए हैं उन एरियाज़ का हवाले से अगर मैं देखूँ तो यकीनन वो वालिदैन जो कि दोनों ही काम कर रहे हैं, अम्मा भी काम कर रही है, अब्बा भी काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में या किसी के घर, तो उनके बच्चे यकीनन यहाँ का रुख करते होंगे। बिल्कुल, ये बच्चे होते हैं। और देखें उनको एक सेटिस्फैक्शन भी होती है कि बच्चा दोपहर में खाना खा के फिर घर आए जी, तो उसका सारा जो सुबह से लेकर दोपहर तक की चीज़ें, उसकी तालीम भी हो रही है और उसकी नशोनुमा भी हो रही है, देखा जाए तो। हमारे
जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर जैसे ड्राइवर्स के बच्चे हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ठेले वाले हैं, मासियाँ हैं, मतलब इस बैकग्राउंड के ज़्यादा बच्चे। एक हमारी ब्रांच थी जहाँ पे कचरा चुनने वाले बच्चे भी बाज आते थे, तो ज़्यादातर इस बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे होते हैं। और जैसे शारे ने बताया कि वो जब आते हैं तो मुख्तलिफ ज़बानें वो बोल रहे होते हैं। नर्सरी में जब आते हैं तो आप यकीन करें कि वो अगर वो पश्तो बोल रहे हैं, कहीं वो सिंधी बोल रहे हैं, कहीं वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे वो ऊपर आ रहे होते हैं कि वो उर्दू के साथ साथ वो इंग्लिश भी सीखने लगते हैं, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कि हम उनको चाहते हैं कि जिम्मेदार शहरी बना के निकालें और ऐसा एजुकेशन दें कि जो वाकई उनकी ज़िंदगियों में बदलाव लाए। यही वजह है कि हमारा जब बच्चे 6 के बाद भी, आपको पता है इन जो वालिदैन इस तबके से आते हैं वो प्रेफर ये करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा कुछ कमा कर लाएं, लेकिन जब उनको लगता है कि यहाँ पे वाकई पढ़ाई हो रही है, इनके बच्चों का मुस्तकबिल कुछ रोशन नज़र आ रहा है, तो फिर वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों और फरहान, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि बच्चे एक तो काबिल होना, लेकिन काबिलियत के साथ साथ बच्चे की तरबियत बड़ी ज़रूरी है। स्कूल में तो तालीम मिल रही है, लेकिन घर का माहौल भी फिर वैसा होना चाहिए कि बच्चा स्कूल और घर में इक्वली जो है वो हमें तरबियत भी मिलती हुई नजर आ रही है और काबिलियत भी हमें नजर आ रही है। घर का माहौल भी, स्कूल का माहौल भी, किचन का माहौल भी बहुत किचन का माहौल बड़ा जरूरी है। मैं एक चीज अधूरी छोड़ के आई, वो ब्रेक के बाद, वो ब्रेक के बाद हम किचन का रुख करते हैं। सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों की तालीम के हवाले से, तो बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना हाथ बढ़ाएंगे, जितने हाथ एक दूसरे का हाथ थामेंगे, यकीन करें कि उतने ही बच्चे तालीम याफ्ता होते हुए हमें नज़र आएंगे। और बच्चों का तालीम याफ्ता होना हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए फैसल बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है, यानी किचन का रुख उन्होंने कहा है कि कर ले आओ। तो जनाब वो एक फुल प्रोटीन वाला जो था ना कुछ, वो तैयार हो चुका है। सुमाइदा, बन गया? कब से रेडी है ये? तो ये इंस्टेंट रेसिपी है, हम इसका रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा प्रोटीन बर्ड स्टेक प्लेटर बनेगा। इसमें हमने 2 एग्स लिए थे, ठीक है, बटर लिया था और हमने स्लाइसेस लिया था ब्रेड। कोई भी आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं अगर आप डाइट पर हैं, कोई भी ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पर सॉसेजेस लिए थे। सॉसेजेस को आप किसी भी प्रोटीन से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें पेपरोनीज हो गए, चिकन, बीफ, एनीथिंग। हमने यहाँ पे टोमेटोज़ लिए हैं, इसको भी आप किसी भी वेजिटेबल से रिप्लेस कर सकते हैं। देन हमने चेडर और मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर से स्प्रेड कर दिया, ठीक है। देन हम इसको फाइनल टच करेंगे। इस पर हम केचप ऐड करेंगे। आप कोई भी सॉस ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। देन मैं बनाऊँ ना तो मैं चिली वाला केचप लूँ, अगर मैं बनाऊँ तो। हम ऊपर कोरिएंडर स्प्रिंकल, इसी से अंदाजा हो गया। मैं ये सुनना चाह रही थी कि देखते हैं फैसल क्या कहते हैं। केचप, चलें जी। केचप इज अ डिफरेंट थिंग। चिली वाला केचप एक सॉस इज अ डिफरेंट थिंग। चिली वाला केचप लेकिन होता है वो जो अम्मा घर में बना लेती है। पूरी उम्मीद है कि आम रमज़ान के आखिर तक जिस तरह मैं धनिया और पुदीने में फ़र्क पहचान गया हूँ ना, उस तरह आप चिली वाला सॉस और केचप में फ़र्क इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें, ये मायदा जो है इसको रैप कर रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। और ये ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं मायदा से ब्रेक में पूछ रही थी कि आप बहन ये कैसे करती हैं, तो उन्होंने बड़ी एक अच्छा तरीका बताया कि आप जब इसको कवर कर देते हैं सारी चीज़ें डाल के तो वो स्टीम मिल जाती है। सो आपको फ्लिप करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये मायदा ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो एक फुल प्रोटीन वाला प्लेटर बना लिया है। इसीलिए आज तक जब मैं अंडा फ्लैप करता हूँ तो वो फ्लैप होता ही नहीं है। यही मेरे साथ होता है, तवा बर्बाद हो जाता है। तो मेरा अच्छा खासा जो ऑमलेट होता है वो श्रेडेड कौन सा होता है, वो वाला स्क्रैम्बल बन जाता है। और मैं ये बोलना चाहती, मुझे लग रहा था कि सिर्फ मेरे साथ होता है, फैसल के साथ भी इसकी बहुत सिंपल टिप है। एग करके उसके ऊपर उसको कवर करके स्टीम दे दें 2 मिनट के लिए, तो वो डन हो जाएगा। अच्छा मायदा, हम ये सहरी में तो खा सकते हैं। आई थिंक ये बेस्ट ब्रेकफास्ट आपका हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसके अंदर प्रोटीन भी है, वेजीज भी हैं, इसके अंदर आप कार्ब भी ऐड कर सकते हैं, इसमें चीज़ भी डाला हुआ है, तो इट्स अ कंप्लीट मील।
सही है, जबरदस्त। मायदा बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी हमारे किचन में। इतना जबरदस्त आपने प्रोटीन प्लेटर बनाया है। डालडा का बेहद शुक्रिया जो कि हमें स्पॉन्सर कर रहा है, कोका कोला का बेहद शुक्रिया जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है। सो जब खाना मज़ेदार बनता है ना तो वो खाना खाने में भी बहुत मज़ा आता है। मैंने भी आज कुछ चीज़ों को चॉप करना सीखा, थोड़ा सा धनिया मैंने काटा था और लहसुन मैंने ना थोड़ा सा ऐसे धनिया काटा था, इसमें धनिया है, धनिया है ना, धनिया है, देखा। चलें मायदा बेहद शुक्रिया आपका। चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हम बात करें बच्चों की तालीम के हवाले से। फरयाल हमारे साथ मौजूद है, शारा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के गई थी कि बच्चे की तरबियत बहुत ज़रूरी है। अमूमन स्कूल्स में ये होता है, आप बच्चे को काबिल तो बना देते हैं, लेकिन जब तक उसकी तरबियत उस अंदाज से नहीं होगी कि वो एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान, जो कि एक अच्छा, हम ये कहें कि सिटीज़न है, उसकी वो तारीफ जो है वो आज गुम चुकी है। किसी भी एक अच्छे इंसान को अगर मैं देखूं तो वो नज़र नहीं आते, बहुत ही शाज़ो नादिर हमें मिलते हैं। सिविक सेंस नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो तरबियत है उस पर भी आप बात करें। नहीं, देखें, स्कूलिंग जो है वो, अब जैसे हम जब स्कूल में थे तो हमें पूरी तरह ग्रूम किया जाता। इट्स नॉट कि आप सिर्फ उनको पढ़ाते जाएं और आप उनको ये नहीं सिखा रहे हैं उठने बैठने का तरीका, तमीज़ से बात करने का तरीका, कचरा उठाने का तरीका, फॉर दैट मैटर। हर चीज़, मतलब आप तो गाड़ी, आप अच्छी गाड़ियों से लोगों को देखते हैं वो कचरा फेंक रहे होते हैं और ये फैक्ट है। तो जो अपनी सारी आगे की नस्ल है उसको हमें इसी चीज़ में ट्रेन करना है कि वो हर लिहाज से बेहतरीन बने, और उसमें ये सारी तरबियत का हिस्सा है और ये हमारी स्कूलिंग का एक पार्ट भी है, बिकॉज हम एजुकेट भी कर रहे हैं, प्लस हमारी टीचर्स जो हैं वो उनको बता भी रही हैं, बात करने का तरीका, सलीका, सब कुछ। एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे प्लांटेशन की एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप्स के ऊपर लेके जाते हैं। हमारी कोर वैल्यूज़ हैं कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, और उसमें हम जैसे कमिटमेंट है, ऑनेस्टी है, इस तरह की है, टीम वर्क है, उससे रिलेटेड हम करवा रहे होते हैं इनको। टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है फरयाल। अभी हम ब्रेक में भी जिक्र कर रहे थे ना कि टीम अगर आपकी बड़ी एक्टिव होती है, जैसे हमारी माशाल्लाह टीम बड़ी एक्टिव है, तो अगर टीम एक्टिव है तो आप यकीन करें आपका कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से चलता है। अच्छा, अमूमन हम स्कूल्स में देखते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स की तरफ से कोई परेशानी है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग अगर होती है स्कूल्स में, आप जी बिल्कुल होती है, तो उसमें क्या क्या शिकायतें आती हैं? जब हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, हमारी प्रिंसिपल देखें, एक तो ये बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो काफ़ी, मैंने तो खुद इनके घरों में सर्वे किया है, हम यहाँ पे बैठकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे मुल्क के लोग किस कस्म परसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपका जो इतना स्टूडियो है ना, आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक हिस्से में 6-6 लोग मिलकर रहते हैं। जैसे आप मुर्गियों को, चूज़ों को नहीं आप बंद कर देते हैं डरबे में, बिल्कुल वही लाइफ स्टाइल हम उनको दे रहे होते हैं। तो ये इनको हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जो माओ से रिलेटेड होते हैं। हम माओ को भी बुलाते हैं, पेरेंट्स तो आ ही रहे होते हैं, और ये आप यकीन करें, मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया ना, माएँ बहुत इंटरेस्टेड होती हैं। इस तबके के जो फादर्स हैं ना, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बच्चों को पढ़ाने। अब माओ को बड़ा शौक़ होता है कि बच्चे पढ़े उनके, और मैं उन सलाम करती हूँ उन माँ बाप को जो हमारे इदारों में स्कूल बच्चों को भेज रहे, इन नामसाइद हालात में भी जिस मुश्किल से वो बच्चों को भेजती हैं और जिस उससे आते हैं, यकीनन वो है। और तालीम के साथ अगर तरबियत ना हो तो शख्सियत अधूरी होती है। तो हमारी बुक्स, बल्कि इसी साल हमारी जो एकेडमिक टीम है उन्होंने जो नर्सरी का सिलेबस बनाया वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी अपनी 3 बुक्स हमने वो की है। और हमारे नबी, हमारे दोस्त के नाम से एक सीरीज़ खुद हम लोगों ने बनाई है जिसमें प्रैक्टिकल दिखाया गया है, यानी सिर्फ यह नहीं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, उसके अंदर बताया गया है कि सफाई को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और फिर वो एक्टिविटी बेस होती है। हम जो मेथडोलॉजी पे भी बहुत ज़ोर देते हैं कि हम जब क्लासेस में पढ़ाएं, जैसे शारे ने कहा कि टीचर्स की वर्कशॉप्स होती हैं, कि हम चाहते हैं कि वही मॉडर्न मेथडोलॉजी से पढ़ाएं, वो रट्टाफिकेशन। आप अगर ना कि टीचर्स भी उसी एरिया से आते हैं, तो उनकी भी तरबियत बड़ी ट्रेनिंग है और सबकी है, पर टीचर्स माशाल्लाह से हमें उस इलाके से बहुत अच्छी टीचर्स। कुछ हमारे जो जैसे PCHS में हमारी ब्रांचेस हैं उसमें वो माशाल्लाह हैं, हमने हर जगह कम से कम ये इन बस्तियों में भी एक हमने बहुत वेल क्वालिफाइड प्रिंसिपल और इस तरह हमने रखा है कि ताकि ट्रेनिंग का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहे। एक चीज़ जो कि मैंने गिलगित से लेके अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज के अजला में वो देखा है, और वो ये कि जो मेल बच्चे हैं वो पढ़ लिख जाते हैं, उन पे शायद इतनी पाबंदी नहीं है, लेकिन राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस कंट्री टू द बॉटम
फ़ीमेल एजुकेशन का बहुत बड़ा इशू आता है, और ख़ास तौर पे जब बैकग्राउंड इतना पसमानदा हो तो उसमें भी बड़े मसले मसाइल आते हैं। मैं ये चाहूँगा कि ये बताइए कि क्या यहाँ भी जो आप लोग अपने ट्रस्ट के थ्रू सारे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोग स्कूल्स हैं, वहाँ आप लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की, और अगर की है तो उसको कैसे सॉल्व किया है? देखिए, लड़कियाँ जो हैं, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ भी उतनी हैं जितने लड़के। बात आपको बताऊँ, हमारी एक ब्रांच है गिजरी में, वहाँ पे एक और स्कूल है जो ज़रा महंगी फ़ीसें ले रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स, आप साइकिल वो देखें कि उनको ये होता है कि जो भारी फीस वाला है वो शायद एजुकेशन ज़्यादा दे रहा होगा, तो अपनी लड़कियों को तो हमारी ब्रांच में डाल देते हैं और लड़कों को वहाँ भेज देते हैं। और आप यकीन करें उस ब्रांच में लड़कियों का रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उनको मुफ्त तालीम मिल रही है, लेकिन दोनों जगह पे सेम ही है। जी बिल्कुल, ये ज़्यादा अच्छी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं अपने मुँह से नहीं कह रही हूँ, आप लोग खुद आकर भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, और हमारी हर जगह मतलब एक जो पूरी टीम जिस तरीके से लेके चल रही होती है, एक पूरी एकेडमिक टीम है, फिर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं जो हर ब्रांच में जा कर देख रहे होते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। हर चीज़ हाइजीन का देखा जाता है, आपस में इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत कुछ हम। और फरियाली बड़ा ज़रूरी है कि आपने एक चीज़ शुरू की है तो उस पर चेक एंड बैलेंस आप रखें, सिर्फ छोड़ ना दे। शारा आपका बेहद शुक्रिया, मौजूद थी फरियाल, आपका भी बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए आप आई। सो ये छोटी छोटी नेकियां हैं, बहुत बड़े बड़े जरिए बनते हैं लोगों को बड़ा बनाने में। सो अपने आप को बड़ा कीजिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तो आज का प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुंचा, कल फिर मुलाकात करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी तब। जी 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 प्लीज। एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हम वो सारे लोग जो हमारे साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करें। शारे वो आप कर देंगे कि गुडविल, जितने डोनर, जितने हमारे साथ बहुत सारे लोग मिले हैं और जुड़े हैं, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया है बच्चों की एजुकेशन में, हमारे स्कूल्स की स्पॉन्सरशिप में, और इसी तरह हम और लोगों को भी चाहते हैं, मगर जो हमारे साथ है हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं हो सकता। और जो आता है तो वो देखता है कि एक एक चीज़ जो उनके डोनेशन की है वो बच्चों पे लग रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से भी मुख्तलिफ है कि यहाँ के मेंबर्स अपना तन मन धन सब कुछ यही लगा रहे हैं, यहाँ से लेके नहीं जा रहे, यहाँ सब कुछ लगा रहे हैं। मैं समा टीवी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हम आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपसे अब कल होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।